नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों। आ, द्वितीय नगरीय क्रांति वाला टॉपिक हमने प्रारंभ कर दिया था पिछली क्लास में, सेकंड अर्बन रिवॉल्यूशन, जिसमें हमने एक बेसिक परिचय देखा, उसका एक डायग्राम बनाया, बढ़िया से उसको समझा कि कौन कौन से टॉपिक उसमें हम पढ़ेंगे। और ये भी काफ़ी लंबा चलने वाला है, जिसमें जैन दर्शन और बौद्ध दर्शन जो हैं, जैन धर्म और बौद्ध धर्म, ये काफ़ी अधिक समय लेंगे, है ना। क्योंकि बड़े टॉपिक हैं और प्रत्येक टॉपिक से तीन तीन चार चार सवाल अक्सर पूछ लिए जाते हैं प्रोफेसर जैसे एग्ज़ाम में, नेट में भी पूछते हैं और स्कूल व्याख्याता में तो पूछेंगे, क्योंकि ठीक ठाक वेटेज उसका भी रहता है। ठीक है, तो प्यारे विद्यार्थियों, जैसा कि आपको पता होगा, मैंने एक टेस्ट सीरीज चला रखी है, आप उसको ज़रूर ज्वाइन करें। आप ज्वाइन करने के लिए जो नंबर देख रहे हैं स्क्रीन के कॉर्नर पे, इन नंबरों में आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं या कॉलिंग कर सकते हैं और सीधा मैं आपको जोड़ दूंगा। और जल्द ही हम एक ऐप की भी व्यवस्था कर रहे हैं, तो उस ऐप के माध्यम से और आगे टेस्ट सीरीज और उसी में लेंगे फिर ऐप में। ठीक है, तो आप जो है टेस्ट सीरीज ज़रूर ज्वाइन करें, क्योंकि देखो कितना ही हम पढ़ लें, लेकिन जब तक हम अभ्यास नहीं करेंगे ना, तो हमें कितना याद हो रहा है, कितने हम उसको ग्रहण कर पा रहे हैं, वो हमें पता ही नहीं चलेगा, है ना। कहा है ना कि करत करत अभ्यास के जड़ मति हो तो सुजान, रसरी आवत जात के सिल पर परत निशान। कवि वृंद ने गजब की बात ये बताई और उन्होंने लिखा कि यदि हम लगातार अभ्यास करें, देखो अभ्यास की बात बताइए, लगातार अभ्यास करें तो जड़ मति होत तो सुजान, जड़ यानी मंद, मति यानी बुद्धि, होत यानी होए, सुजान मीन्स विद्वान। मंद बुद्धि वाला भी विद्वान हो जाता है यदि कोई अभ्यास करे तो। और अभ्यास हमें उसी मोड पे करना चाहिए जिस मोड पे जो बोर्ड है, जो एजेंसी है, वो हमारी एग्ज़ाम कंडक्ट करवा रही है। ऑफलाइन करवा रही है तो हमें प्रैक्टिस ऑफलाइन करनी चाहिए, क्योंकि हमें एग्ज़ाम ऑफलाइन मोड पे देनी है। और यदि ऑनलाइन करवा रही है तो हमें ऑनलाइन टेस्ट देना चाहिए, क्योंकि एजेंसी ऑनलाइन करवा रही है। तो जिस टाइप से एजेंसी आपकी एग्ज़ाम ले रही है, उसी मेथड पे आपको प्रैक्टिस करनी चाहिए, तब ही आपको जो है टेस्ट देने का फ़ायदा होता है। अन्यथा ठीक है, आप एक बेसिक सा परिचय आपका आपसे कर लोगे, लेकिन एग्ज़ाम में जो आपको पेपर अटेम्प्ट करने का जो तजुर्बा है वो नहीं आएगा। जो आपको तीन ऑप्शन निकाल देने का जो मेथड है, एलिमिनेट मेथड, वो नहीं आ पाएगा, है ना। तो कई सारी समस्याएं रहती हैं। तो मेरा मानना ये है कि हमको पेपर का प्रिंट निकलवा के और फिर ऑफलाइन मोड पे OMR शीट पे टेस्ट देना चाहिए। ठीक है, उसका जो फ़ायदा है ना, वो अन्य कोई भी मंच नहीं दे सकता। बाकी आप दे लीजिए, फ़ायदा तो खैर हर जगह होगा, अभ्यास तो आप कर ही रहे हैं तो फ़ायदा तो होगा ही होगा, लेकिन सबसे ज़्यादा फ़ायदा होगा ऑफलाइन मोड पर, जो आप पेपर का प्रिंट निकलवा के और जो है PDF का प्रिंट, वो OMR शीट का प्रिंट निकलवा के गोले काले करते हुए देते हो बिल्कुल टाइम लगा के, तो उसका फ़ायदा सबसे ज़्यादा होता है। ठीक है, तो ठीक है विद्यार्थियों, अब मैं हेडिंग जमाता हूँ। हेडिंग क्या, जो है द्वितीय नगरीय क्रांति की विशेषता हम पढ़ रहे थे, और उन विशेषताओं में हमने पहली विशेषता लिखी थी आर्थिक विशेषता, है ना। क्या पढ़ रहे थे हम, मैं यहाँ पे शॉर्ट में लिखूँ सेकंड अर्बन रिवॉल्यूशन, है ना, सॉरी, सेकंड अर्बन रिवॉल्यूशन, SUR लिखूँगा, कि विशेषताएं हम पढ़ रहे थे, और इन विशेषताओं में हम एक नंबर पे पढ़ रहे थे आर्थिक विशेषताएं। क्या पढ़ रहे थे, आर्थिक विशेषताएं पढ़ रहे थे। और आर्थिक विशेषताओं में हमने एक टॉपिक तो पढ़ लिया था, ए नाम से कृषि, है ना, कृषि पूरा पढ़ लिया था। और आज जो हम पढ़ेंगे वो 2 नंबर डाल के, सॉरी बी डाल देता हूँ, बी के रूप में व्यापार वाणिज्य पढ़ेंगे हम। क्या पढ़ेंगे, व्यापार वाणिज्य पढ़ेंगे। ठीक है, व्यापार वाणिज्य पढ़ेंगे, सॉरी, व्यापार वाणिज्य पढ़ेंगे, ये टॉपिक हमारा चलेगा। तो विद्यार्थियों, मैं आपको बताऊं, इस समय जो है व्यापार वाणिज्य काफ़ी ठीक ठाक स्थिति में आ गया था।
कारण उसके पीछे ये था कि कृषिगत उपकरण जब यहाँ पे बनाए जाने लगे लोहे की खोज के कारण, तो उन कृषिगत उपकरणों के चलते और कृषि क्षेत्र में विस्तार हुआ और कृषि उत्पादन में विस्तार हुआ। कृषि उत्पादन में विस्तार होने के कारण अधिशेष उत्पादन होने लगा और अधिशेष उत्पादन के कारण और व्यापार वाणिज्य में जो है ज़बरदस्त वृद्धि हुई। और जब व्यापार वाणिज्य में वृद्धि हुई तो लोगों की लाइफ स्टाइल बदली, उसी की वजह से जो है ये नगरीकरण हुआ। ये सारी बातें हम कर चुके हैं, है ना। तो सीधी सी बात है, व्यापार वाणिज्य में परिवर्तन हुआ था और यहाँ पे दोनों प्रकार का व्यापार होता था, आंतरिक व्यापार और बाह्य व्यापार, है ना। आंतरिक व्यापार की जानकारी हमें रिच डेविड जो है उन्होंने अपनी एक पुस्तक लिखी थी, बुद्धिस्ट इंडिया, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं बुद्ध के समय का भारत, उससे हमको जानकारी मिल जाती है, ठीक है। और बाह्य व्यापार भी होता था उस समय, जो उत्तरापथ था हमारा, जो लगभग सोनारगांव पश्चिम बंगाल से और बिल्कुल पेशावर जो है वहाँ तक जाता है उत्तरापथ। वो उत्तरापथ सिल्क मार्ग से जुड़ा हुआ था। सिल्क मार्ग आपको पता होगा चीन से और यूरोप तक जाता है, उससे जुड़ा हुआ था, है ना। और वहाँ से जो है ठीक ठाक व्यापार वहाँ से होता था, है ना। तो ये सारी बातें हम इसमें करेंगे। तो मैं इसमें थोड़ा सा लिखना प्रारंभ करता हूँ कि किस प्रकार से व्यापार वाणिज्य में वृद्धि हुई और दो प्रकार से व्यापार कैसे होता था। स्थानीय व्यापार भी होता था। स्थानीय व्यापार की जानकारी हम जैसे, एक तो गृहपति शब्द मिलता है, बहुत ही धनी मतलब किसानों का नाम मिलता है ना। इसके अलावा जो है श्रेणी व्यवस्था भी यहाँ पे थी, है ना। श्रेणी व्यवस्था की बात हम करेंगे। श्रेणी व्यवस्था भी यहाँ पे थी, है ना, जिसका श्रेणी का प्रमुख श्रेष्ठी या श्रेणिक कहलाता था, है ना। और व्यापारियों का प्रमुख सार्थवा कहलाता था। इसके अलावा कुछ स्थानीय जो मार्ग थे, व्यापारिक मार्ग, उनका भी जिक्र मिलता है। जैसे श्रावस्ती से और वाराणसी तक जाता था, श्रावस्ती से प्रतिष्ठान तक, श्रावस्ती से राजगृह तक जाता था और श्रावस्ती से प्रतिष्ठान तक जाता था। दो मार्गों के नाम मिलते हैं। इसके अलावा एक जल मार्ग का नाम भी मिलता है, जो गंगा यमुना जल मार्ग था, उसका भी जिक्र मिलता है ना। तो ये सारी चीज़ें थी विद्यार्थियों, जो हमें ये दर्शाती हैं कि इस काल में बाह्य और आंतरिक दोनों प्रकार के व्यापार होते थे, ठीक है। तो ये सारी बात मैं यहाँ पे लिख डालता हूँ और फिर हम जो है आगे की बात करने वाले हैं, ठीक है। तो क्या लिखेंगे हम यहाँ पे? यहाँ पे हम लिखेंगे विद्यार्थियों जैसे यहाँ पे हम लिखते हैं कृषि उत्पादन में अत्यधिक वृद्धि के कारण व्यापार वाणिज्य में वृद्धि हुई। व्यापार वाणिज्य में वृद्धि हुई। व्यापार वाणिज्य में वृद्धि हुई, है ना। व्यापार वाणिज्य में वृद्धि हुई और जिसकी जानकारी जो हम बताएं विद्यार्थियों, व्यापार वाणिज्य में वृद्धि हुई, व्यापार वाणिज्य में वृद्धि के चलते और श्रेणी व्यवस्था जो है, गिल्ड सिस्टम जो कहते हैं, वो अस्तित्व में आई, है ना। इसके चलते हम इसमें और लिखेंगे, इसके चलते श्रेणी व्यवस्था का प्रचलन बढ़ा, है ना। श्रेणी व्यवस्था का प्रचलन बढ़ा। गिल्ड सिस्टम बोलते हैं अंग्रेजी में इसको, ना। अंग्रेजी में इसको क्या बोलते हैं? गिल्ड सिस्टम, ठीक है। श्रेणी व्यवस्था का प्रचलन बढ़ा। इसकी जानकारी या फिर मैं बताऊं कि जातक ग्रंथों में और 18 प्रकार के जो है शिल्पों का उल्लेख मिलता है ना। जातक ग्रंथों में 18 प्रकार के शिल्पों का उल्लेख हमें मिलता है। और जातक ग्रंथ क्या हैं? बौद्ध धर्म से संबंधित है ना। महात्मा बुद्ध के पूर्वजन्म की कहानियाँ मिलती हैं उनमें।
है ना। तो हम यहाँ पे लिखेंगे जातक ग्रंथों के अनुसार, जातक ग्रंथों के अनुसार, जातक ग्रंथों के अनुसार इस समय 18 प्रकार के शिल्प प्रचलन में थे। 18 प्रकार के शिल्प प्रचलन में थे। 18 प्रकार के शिल्प प्रचलन में थे, है ना। और इन शिल्पों की वजह से ही और श्रेणी व्यवस्था अस्तित्व में आई थी, है ना। मैं यहाँ पे लिखूंगा इन शिल्पों के कारण ही, इन शिल्पों के कारण श्रेणी व्यवस्था का प्रचलन बढ़ा था ना। श्रेणी व्यवस्था का जो प्रचलन बढ़ा था ना, वो इनके कारण बढ़ा था। श्रेणी व्यवस्था का प्रचलन बढ़ा था, है ना। श्रेणी का जो प्रमुख होता था, श्रेणी का प्रमुख श्रेष्ठी या ज्येष्ठक या जो है श्रोणिक कहलाता था, है ना। श्रेणी का जो प्रमुख था वो श्रेष्ठी, ज्येष्ठक या क्या कहलाता था, श्रोणिक कहलाता था, या श्रोणिक कहलाता था, है ना। विद्यार्थियों, श्रेणी क्या होती थी? श्रेणी में जो है विभिन्न जाति व वर्गों के लोग रहते थे, लेकिन एक ही प्रकार का व्यवसाय वो करते थे, है ना। तो मैं यहाँ पे ब्रैकेट में लिख सकता हूँ, चलो अलग कलर का पेन इस्तेमाल करके मैं लिख देता हूँ, है ना। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ श्रेणी। श्रेणी क्या होती थी? देखिए कि एक ही प्रकार का व्यवसाय करने वाले, विभिन्न जाति व वर्गों के लोग जो होते थे ना, लोगों का समूह क्या कहलाता था? श्रेणी कहलाता था, ना। ये होती थी श्रेणी, है ना। कहने का मतलब ये सीधी सी बात है कि कार्य एक ही प्रकार का करते हो, लेकिन जाति या वर्ग कोई भी हो, लेकिन एक ही प्रकार का कार्य करते हो, वो श्रेणी कहलाती थी, है ना। और उसका प्रमुख श्रेष्ठी, ज्येष्ठक या श्रोणिक कहलाता था, है ना। और व्यापारियों का जो प्रमुख होता था विद्यार्थियों, वो जो है सार्थवाह कहलाता था, है ना। वो मैं यहाँ पे लिखूंगा आगे, ठीक है। व्यापारियों का प्रमुख सार्थवाह कहलाता था। व्यापारियों का प्रमुख सार्थवाह कहलाता था। व्यापारियों का प्रमुख सार्थवाह कहलाता था, है ना। तो इस प्रकार से जो है ये व्यवस्था यहाँ पे आ गई थी, कहने का मतलब। और इस प्रकार अब हम देखते हैं कि अधिशेष उत्पादन के चलते यहाँ पे दोनों प्रकार का व्यापार होता था। मैं ये बात और लिखूंगा, इसी लाइन में लिख देता हूँ, अधिशेष उत्पादन के कारण इस समय दोनों प्रकार का व्यापार
प्रकार का व्यापार, दोनों प्रकार का व्यापार प्रचलन में आया, दोनों प्रकार का व्यापार प्रचलन में आया, है ना। दोनों प्रकार का कौन कौन सा, दोनों प्रकार का जो व्यापार था विद्यार्थियों, उसमें मैं यहाँ पे बताऊँगा आपको। दोनों प्रकार के व्यापार में एक तो था आंतरिक और एक था बाह्य, है ना। तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ आंतरिक व्यापार, है ना, व्यापार, ठीक है, आंतरिक व्यापार और बाह्य व्यापार, बाह्य व्यापार, ठीक है। आंतरिक व्यापार और बाह्य व्यापार, दोनों प्रकार का व्यापार यहाँ पे होता था, ठीक है। दोनों प्रकार का व्यापार यहाँ पर होता था, ठीक है। तो आंतरिक व्यापार की बात करें विद्यार्थियों, इस वाले व्यापार की, तो इसका जिक्र जो मिलता है वो रिच डेविड्स की जो पुस्तक है बुद्धिस्ट इंडिया, उसमें मिलता है ना। इसकी जानकारी, इसकी जानकारी रिच डेविड्स अपनी पुस्तक, रिच डेविड्स अपनी पुस्तक बुद्धिस्ट इंडिया, है ना, यानी कि बुद्ध के समय का भारत में देते हैं, ठीक है, बुद्धिस्ट इंडिया में देते हैं। एक बात हो गई ये। दूसरी बात की हम बात करें तो इस समय जो है श्रेणी वगैरह, इनका नाम मैंने यहाँ पे लिख दिया है, तो श्रेणी व्यवस्था प्रचलन में थी, है ना, और गृहपति का नाम मिलना, ये सारे क्या दर्शाते हैं, स्थानीय व्यापार को दर्शाते हैं, आंतरिक व्यापार को दर्शाते हैं, है ना। कुछ व्यापारिक मार्गों के नाम मिलते हैं यहाँ पे, वो मैं लिखना चाहूँगा, सॉरी, व्यापारिक मार्ग, व्यापारिक मार्गों का मिलना। जैसे व्यापारिक मार्ग कौन कौन से मिले, तो मैं यहाँ पे जो है जिक्र करना चाहूँगा। एक श्रावस्ती से जाता था प्रतिष्ठान को, है ना, और एक जाता था श्रावस्ती से ही दूसरा, श्रावस्ती से जाता था राजगृह को, है ना, श्रावस्ती से राजगृह को जाता था। इसके अलावा एक जल मार्ग की बात भी हम यहाँ पे कर लेते हैं, गंगा यमुना जल मार्ग, है ना, गंगा यमुना जल मार्ग, है ना, गंगा यमुना जल मार्ग की बात भी यहाँ पर कर लेते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से जो है विद्यार्थियों आंतरिक व्यापार की बात हमें यहाँ से मिल जाती है। बाह्य व्यापार की बात करें तो हाँ, यहाँ पे जो उत्तरापथ था, उत्तरापथ का सिल्क रूट से जुड़ जाना, है ना, उत्तरापथ का सिल्क रूट या रेशम मार्ग, है ना, रेशम मार्ग जिसको बोलते हैं, रेशम मार्ग, जिस पर चीन का अधिकार था, सिल्क रूट, उत्तरापथ का रेशम मार्ग से जुड़ना, है ना। और जो है ये जो रेशम मार्ग था ये चीन से और यूरोप तक जाता था। कहाँ से कहाँ तक जाता था? चीन से यूरोप तक जाता था। उत्तरापथ का जो मार्ग था विद्यार्थियों, ये जो है हमारा सोनारगांव बंगाल, सोनारगांव जो है बंगाल में पड़ता है, वहाँ से सोनारगांव से, और ये जाता था कहाँ तक जाता था? सोनारगांव से ये जो पेशावर है पाकिस्तान वाला, वहाँ तक जाता था, पेशावर तक जाता था ना, पेशावर तक,
थोड़ा सा आप और कंफर्म कर लेना। वैसे ठीक ही है ये, मैं अभी क्या रिसेंटली देख के नहीं आया तत्काल, तो थोड़ा सा कन्फ्यूजन ज़रूर रहता है, लेकिन ठीक है ये, है ना। मतलब इतना ज़रूर है, बंगाल से पाकिस्तान तक जाता था, पाकिस्तान का पेशावर ही है जितना मेरे को आ रहा है, बिल्कुल ठीक ही आ रहा है ना, आप नो टेंशन रहना। और ऐसा कुछ गड़बड़ होगा तो मैं ठीक करवा दूंगा, वैसे ठीक ही है ये, ठीक है। तो इस प्रकार का व्यापार जो है उस जमाने में प्रचलन में था, ठीक है। इसके अलावा व्यापार वाणिज्य में जो वृद्धि हुई थी विद्यार्थियों, उसके पीछे दो तीन कारण और भी थे। जैसे इस समय एक पंचमार्क मुद्रा का आना, दूसरा NBPW प्रकार के मृद भांडों का आना, है ना, और जो कि चमकदार मृद भांडों में विकसित मृद भांड थे, है ना। और तीसरा जो है कारण, कुछ महानगर भी इस समय अस्तित्व में आ गए थे, जिसमें हमारे कई सारे 6 महानगरों का हमें जिक्र मिलता है जो बुद्ध के समय के थे, है ना। तो इन सारी चीज़ों की वजह से और इस काल में व्यापार में भी वृद्धि हुई थी, ठीक है। तो वो सारी क्या क्या विशेषताएं थी, इन 3 पॉइंट जो मैंने अभी बताए आपको, वो पॉइंट भी मैं यहाँ पे लिखना चाहूँगा विद्यार्थियों, ठीक है। तो आप इसको उतारें और मैं जो है इसको मिटाता हूँ, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, या आपने इसको उतार लिया होगा विद्यार्थियों, ठीक है। तो मैं इसको मिटा रहा हूँ, ठीक है। और हम अगली अभी इसकी जो है आर्थिक विशेषताएं चल रही हैं विद्यार्थियों, आर्थिक विशेषताओं में हम व्यापार को ही पढ़ रहे हैं ना, व्यापार को ही पढ़ रहे हैं। तो आपको मज़ा आ रहा होगा विद्यार्थियों इतिहास पढ़ने में। वैसे हम डिटेल में पढ़ रहे हैं क्योंकि अभी समय है हमारे पास, क्योंकि एग्ज़ाम को लगभग साल भर लग जाएगा, और हम जो ये जो पाठ्यक्रम है उसको बहुत जल्द पूरा कर देंगे, 7-8 महीने और लगेंगे हमें, 7-8 महीने में पूरा कर देंगे। मुझे लगता है अप्रैल मार्च तक हम जो है मार्च अप्रैल तक पूरा पाठ्यक्रम में पढ़ा दूंगा आपको, है ना। तो अप्रैल मार्च तक भी हो जाता है तो एग्ज़ाम जुलाई अगस्त सितंबर से पहले नहीं होगी फर्स्ट ग्रेड की एग्ज़ाम, मान के चलो। तो उस हिसाब से 3-4 महीने आपको बढ़िया रिवीजन करने के मिल जाएंगे। तो बेहतरीन तरीके से नोट्स आप बनाते जाइए मेरे साथ साथ, तो जो है आपको किसी प्रकार का नुकसान होगा नहीं, ठीक है। तो मैं एक बात और लिखना चाहूँगा यहाँ पे, व्यापार वाणिज्य में वृद्धि के 3 कारण और भी थे, 3 कारण और भी थे। क्या क्या थे 3 कारण? इसमें 1 नंबर पे मैं लिखूं तो पंचमार्क मुद्रा, पंचमार्क या आहत मुद्रा, जिसको बोलते हैं आहत मुद्रा, है ना। दूसरा है NBPW, है ना, उत्तरी काले चमकीले मृद भांड, है ना। और तीसरा है महानगर, है ना। महानगर इस समय जो थे विद्यार्थियों, 6 महानगरों की बात हमें यहाँ पर देखने को मिलती है, जिसमें श्रावस्ती, साकेत और इसके अलावा कौशाम्बी, चंपा, श्रावस्ती, साकेत, कौशाम्बी, चंपा और जो है राजगृह और वाराणसी, ये 6 महानगर थे। देखो मैं यहाँ पे नाम लिखना चाहूँगा, एक तो मैं लिखूँगा यहाँ पे कौशाम्बी, है ना। दूसरा मैं लिखूँगा चंपा, तीसरा मैं यहाँ पे लिखना चाहूँगा साकेत, चौथा लिखूँ श्रावस्ती, पांचवा लिखूँ वाराणसी और छठा में लिख दूँ राजगृह। ये पूछते हैं विद्यार्थियों, अधिकतर पूछते हैं कि जो है सेकेंड अर्बन रिवॉल्यूशन के समय 6 महानगर कौन कौन से थे, तो कौशाम्बी, चंपा, साकेत, श्रावस्ती, वाराणसी, राजगृह थे। एक सांस में रट्टा मार दो बढ़िया तरीके से, ठीक है। आप अपने हिसाब से कोई ट्रिक वगैरह सेट करना चाहो तो कर लेना, इनको ऊपर नीचे करके, ऐसा कोई क्रम फिक्स नहीं है कि मैंने जैसे इसको ऊपर लिखा तो 1 2 3 4 5 6 ऐसा कोई क्रम हो, ऐसा नहीं है,
ठीक है, अपने स्तर पे कैसे भी, पर इनको याद कर लेना, यहाँ से सवाल बन जाता है, कई बार फैक्चुअल सवाल जो है बन जाता है सीधा। ठीक है, आप इसको अच्छे से याद रखना। अब देखो पंचमार्क मुद्रा क्या होती है, इस पे मैं थोड़ा सा बोलना चाहूँगा, फिर NBPW पे आएंगे और फिर व्यापार वाणिज्य पूरा हो जाएगा। तो विद्यार्थियों, ये जो पंचमार्क है, ये एक ऐसी मुद्रा थी जो धातु को गर्म करके और उस पर ठप्पा मारकर और निशान बना दिया जाता था। पंच मार्क कर और उस पर निशान बना दिया जाता था, इसलिए इसे पंचमार्क मुद्रा या आहत मुद्रा कहा जाता था। 95% आहत मुद्राएं चांदी की होती थी और कुछ मुद्राएं तांबे की भी होती थी। ठीक है, इसके अलावा मैं बात करूं तो ये चौकोर होती थी और कुछ जो है अंडाकार भी होती थी और कुछ गोल भी होती थी, है ना। चौकोर, अंडाकार और गोलाकार वगैरह होती थी। और कहते हैं कि इसके ऊपर 500 चिन्ह बने हुए थे, जिसमें हाथी का है, मछली का है और जो है अर्धचंद्रमा का है ना। हाथी, मछली, अर्धचंद्रमा, वृक्ष, सूर्य है, सर्प है, इनका अंकन इस पर होता था। ठीक है विद्यार्थियों, तो ये बात थी पंचमार्क मुद्रा में। इसको मैं यहाँ पे लिख डालता हूँ। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिखने का प्रयास करता हूँ, आप भी लिखें, अच्छे से लिखें। पंचमार्क मुद्रा में हम लिखेंगे ये ऐसी मुद्रा थी, ये ऐसी मुद्रा थी जो किसी धातु को गर्म करके उस पर ठप्पा मारकर या पंच द्वारा, है ना, पंच मारते हैं ना अपन, पंच द्वारा ठप्पा मारकर या पंच मारकर, पंच है ना, मतलब मुक्का जो मारते हैं ना, पंच, मुक्केबाजी में आपने देखा होगा, है ना, एक प्रकार से मुक्का टाइप, है ना। ठीक है, पंच मारकर निशान या चिन्ह बना दिए जाते थे, बना दिए जाते थे। अतः ये मुद्राएं क्या कहलाई, पंचमार्क कहलाई। पंचमार्क या आहत मुद्रा कहलाई, पंचमार्क या आहत मुद्रा कहलाई। ठीक है, और ये अधिकांशतः किसकी बनी होती थी, चांदी की बनी होती थी, है ना। ये 95% चांदी की बनी होती थी, ये 95% चांदी की बनी होती थी। कुछ मुद्राएं तांबे की भी होती थी, तांबे की भी होती थी, कुछ मुद्राएं तांबे की भी होती थी। इनका आकार कैसा होता था, इनका आकार चौकोर, गोलाकार और जो है इस प्रकार के ये वृत्ताकार भी होती थी, है ना। चौकोर, गोलाकार और वृत्ताकार भी होती थी। वृत्ताकार या जो अंडाकार होती है ना, थोड़ी सी ऐसे चपटी टाइप की, परवल टाइप से, है ना, होती थी, है ना। अंडाकार भी होती थी, है ना, भी होती थी। ठीक है, ये आकार हो गया। इसके अलावा इन पे विद्यार्थियों मैं बताऊं तो इन पर
500 प्रकार के चिन्ह मिले हैं, 500 प्रकार के चिन्ह मिले हैं। इन पर 500 प्रकार के चिन्ह मिले हैं, जिनमें प्रमुख चिन्ह प्रमुख चिन्ह कौन कौन से हैं? जिनमें प्रमुख चिन्ह में आ जाएंगे, जिनमें प्रमुख चिन्ह में एक तो आ जाएगी मछली, है ना, मछली। एक आ जाएगा हाथी, है ना, मछली, हाथी, वृक्ष, मछली, हाथी, वृक्ष और मछली, हाथी, वृक्ष। इसके अलावा जो है सूर्य, सर्प, है ना, मछली, हाथी, सूर्य, सर्प, वृक्ष। इसके अलावा अर्ध चंद्रमा, है ना, अर्ध चंद्रमा आदि मिले हैं। ठीक है, आदि मिले हैं। इतने सारे ये निशान मिले हैं। इंपॉर्टेंट फैक्ट है, ये ध्यान रखना। कई बार इस प्रकार का सवाल जो है पूछ लिया जाता है साक्षात्कार में, तो आप जरूर ध्यान रखें कि आहत मुद्रा क्या होती थी। साक्षात्कार में इस प्रकार का सवाल पूछ लिया जाता है। ठीक है, तो ये था प्यारे विद्यार्थियों पंचमार्क मुद्रा। अब मैं थोड़ा NBPW पे बात कर लेता हूँ। क्या है NBPW और इसकी फुल फॉर्म क्या है, हम ये देखते हैं। 2 नंबर पे मैं यहाँ पे डाल देता हूँ NBPW। ठीक है, NBPW का मतलब होता है विद्यार्थियों नॉर्थ ब्लैक पेंटेड वेयर, है ना, नॉर्थ ब्लैक पेंटेड वेयर, उत्तरी काले चमकीले मृदभांड, है ना। इसका मतलब क्या होता है मैं यहाँ पे लिखना चाहूँगा, हिंदी लिख रहा हूँ, अंग्रेजी में तो आप बदल ही लेना। उत्तरी काले चमकीले मृदभांड, है ना, उत्तरी काले चमकीले मृदभांड। ठीक है, जिसको हम नॉर्थ ब्लैक पेंटेड वेयर, है ना, नॉर्थ यानी उत्तरी, ब्लैक यानी काले, पेंटेड मतलब चमकीले, वेयर में मृदभांड। ठीक है, ये थे विद्यार्थियों। ठीक है, तो इनका जो विकास हुआ वो उत्तरी गंगा घाटी में हुआ था। गंगा घाटी में इनका विकास हुआ था, सर्वाधिक विकास, और इनका जो समय था वो यही सेकेंड अर्बन रिवॉल्यूशन था। और ये आज तक के, उस समय तक के सबसे विकसित चमकदार मृदभांडों में से ये थे, है ना। तो हम यहाँ पे लिखेंगे इनका सर्वाधिक विकास गंगा घाटी में हुआ, है ना। इनका सर्वाधिक विकास गंगा घाटी में हुआ। इनका समय वही सेकेंड अर्बन रिवॉल्यूशन, द्वितीय नगरीय क्रांति था, द्वितीय नगरीय क्रांति था। ठीक है, द्वितीय नगरीय क्रांति था। और इनका जो ये अब तक के, मतलब इस समय तक के, और ये सबसे जो है विकसित मृदभांडों में से थे, हाँ, विकसित चमकीले मृदभांडों में से थे, है ना। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा इस समय तक के ये सर्वाधिक चमकीले मृदभांडों में से थे, है ना। तो ये इसकी प्रमुख विशेषता थी। ठीक है, आप इसको ध्यान रखना। बहुत बार सवाल पूछते हैं कि जो है द्वितीय नगरीय क्रांति के समय मृदभांड कैसे थे, तो नॉर्थ ब्लैक पेंटेड वेयर थे, है ना। उत्तर वैदिक काल के समय मृदभांड कैसे थे, तो ब्लैक एंड पेंटेड वेयर थे, है ना, काले चमकीले मृदभांड। जबकि ऋग्वैदिक काल में कैसे थे, तो वहाँ पे हमने पढ़ा है धूसर मृदभांड थे, है ना, ग्रे वेयर थे, है ना।
तो जो उत्तरी काले चमकीले मृदभांड हैं, सॉरी काले चमकीले मृदभांड हैं, इस प्रकार के मृदभांड उत्तर वैदिक काल में, और वैदिक काल में ग्रेवेयर केवल मतलब धूसर मृदभांड, और सेकंड अर्बन रिवॉल्यूशन में नॉर्थ ब्लैक पेंटेड वेयर उत्तरी काले चमकीले मृदभांड मिले। ठीक है, तो इस प्रकार से जो है आपसे मृदभांडों का भी एक क्रम पूछ लेते हैं, तो उसको भी आप अच्छे से याद रखिएगा। और इस प्रकार से जो है हमारी व्यापारिक विशेषताएं विद्यार्थियों यहाँ पे पूरी हो जाती है, सॉरी आर्थिक विशेषताएं यहाँ पे पूरी हो जाती है। ठीक है, व्यापार वाणिज्य हमने अच्छे से देख लिया, और व्यापार वाणिज्य में क्यों वृद्धि हुई वो हमने देखा। तीसरा पॉइंट महानगर का मैंने वहीं क्लियर करवा दिया, पंचमार्क और नॉर्थ ब्लैक पेंटेड वेयर ये करवा दिया। ठीक है, तो मैं इसको मिटा रहा हूँ, और अब हम आते हैं इसकी राजनीतिक विशेषताओं के ऊपर। काफ़ी महत्वपूर्ण है राजनीतिक विशेषताएं, आपको अच्छे से ध्यान रखनी है। ठीक है, तो मैं इसको मिटा रहा हूँ विद्यार्थियों। ठीक है, सेकेंड अर्बन रिवॉल्यूशन की राजनीतिक विशेषताएं हम देखेंगे अब। ठीक है ना, तो आप अच्छे से समझते जाइए, पूरा कंसेप्चुअल पोर्शन है, यहाँ से पूरा कंसेप्ट बेस्ड सवाल आएगा एग्जाम में आएगा। तो फैक्चुअल तो ऐसे कोई नगरों का नाम पूछ लिया वो आएगा, वरना उनको भी आप जो है कंसेप्ट बेस आप जो है क्लियर कर सकते हैं। क्योंकि जो गंगा घाटी वाला क्षेत्र था यहाँ पे काफ़ी विकास हुआ था इस समय, है ना, लोहे की वजह से खेती होना प्रारंभ हुआ, और जहाँ जहाँ खेती हुई उन क्षेत्रों का विशेष रूप से विकास हुआ था। ठीक है, तो अब इस काल में हम पढ़ेंगे अब अगली विशेषता जो है वो है राजनीतिक विशेषता। राजनैतिक विशेषता, ठीक है विद्यार्थियों, राजनैतिक विशेषताएं। तो राजनैतिक विशेषताओं में क्या क्या विशेषताएं आएंगी, मैं पहले थोड़ा सा बोल के बता देता हूँ वर्बली। तो जो राजा थे वो इस समय महाराजा बन गए थे, है ना, राजा महाराजा बन गए थे। और जो भौगोलिक इकाई हुआ करती थी, जैसे ऋग्वैदिक काल में जन सबसे बड़ी इकाई होती थी, मैंने आपको पढ़ाया है बढ़िया तरीके से, है ना, जन सबसे बड़ी इकाई होती थी। उत्तर वैदिक काल में फिर सबसे बड़ी इकाई क्या बनी, जनपद बनी, और अब सबसे बड़ी इकाई महाजनपद हो गई, है ना। तो ये क्रम आपको ध्यान रखना है। कैसे ध्यान रखना है, जैसे ऋग्वैदिक काल की मैं बात करूं विद्यार्थियों, ऋग्वैदिक काल, है ना, ऋग्वैदिक काल में तो क्या थी, जन थी, जन, है ना, उससे आगे बढ़ी। और उत्तर वैदिक काल में क्या बन गए, जनपद बन गए, है ना, कई जन मिलके और जनपद बन गए। और अब सेकंड अर्बन रिवॉल्यूशन में क्या बन गए, ये महाजनपद में बदल गए, है ना, महाजनपद, है ना, कई जनपद मिलकर और महाजनपद का निर्माण करने लगे। तो ये क्रम आपको अच्छे से ध्यान रखना है। ठीक है, और महाजनपद के बाद जब मौर्य साम्राज्य स्थापित हो जाएगा, फिर बाद में जाके, है ना, मगध का उत्कर्ष होगा, और मगध उत्कर्ष के बाद फिर कई सारे महाजनपद मिलकर और एक साम्राज्य का निर्माण कर लेंगे। ठीक है, तो इस प्रकार से जो है ये आप क्रम ध्यान रखना है। तो जो जनपद जो थे वो महाजनपद में बदल गए, राजा जो थे वो महाराजा बन गए, और एक निश्चित और सशक्त करारोपण प्रणाली लागू हुई, है ना, कर लेने लगे, मुद्रा व्यवस्था अस्तित्व में आई, है ना। इसके अलावा जो है एक निश्चित प्रशासनिक ढांचा, प्रशासनिक तंत्र तैयार किया गया, जिसमें एक सेना होती थी, सशक्त सैन्य व्यवस्था की गई, न्याय व्यवस्था की गई, है ना, और जो है राजधानियां बनाई गई। तो ये सारी चीज विद्यार्थियों, ये सारी चीजें और राजनीतिक विशेषताओं के रूप में इस काल में हमको देखने को मिलती हैं। ठीक है, तो मैं लिख डालता हूँ, आप भी लिखिए। ठीक है, आपको बोरियत तो महसूस नहीं हो रही है कहीं, आप बता दिया करो कि सर कुछ बीच बीच में कुछ हो जाए तो हम वो भी व्यवस्था कर सकते हैं, आप कहोगे तो। दरअसल मैं बीच में क्या ना कि मुझे खूब फिल्मी गाने और शेर व शायरी और कविताएं, गज़ल खूब सारी आती हैं, मैं खुद भी लिखता हूँ, लेकिन क्या है ना कि मैं इसलिए नहीं सुनाता कि आपका पाठ्यक्रम बहुत बड़ा है और मेरे अकेले के ऊपर ये जिम्मेदारी है कि मैं आपका पाठ्यक्रम समय रहते पूरा करवाऊँ, है ना। और फिर 1 घंटे की तो क्लास हम लेते हैं, 1 घंटे में भी यदि हम बोर होने लग गए तो फिर सिलेक्शन की आस मत रखो आप,
क्योंकि जब इतिहास पढ़ने में और हम यदि बोर हो रहे हैं, और वो भी मैं जिस प्रकार से पढ़ाता हूँ, एक एक शब्द की व्याख्या करता हूँ, बढ़िया तरीके से उसका सिंप्लीफिकेशन करता हूँ, उसके बावजूद भी यदि आप बोरियत महसूस करते हो तो इसका मतलब ये समस्या की जो है निशानी है ना। तो ठीक है, मैं इसको मिटा के और जो है मैं इसकी विशेषताओं को लिखना प्रारंभ करता हूँ विद्यार्थियों। वैसे आप कमेंट करोगे तो मैं सुना भी दूंगा, आप बताना, फिर अगली क्लास में मैं उसको स्टार्ट कर सकता हूँ। आपको जो भी कुछ सुनना हो, किसी भी प्रकार का हास्य रस, हंसने वाली बात, वो सब मैं सुना सकता हूँ, ठीक है। तो चलो मैं यहाँ पे लिखता हूँ पहली विशेषता कि जो जनपद थे, जनपद महाजनपद में बदल गए, महाजनपद में बदल गए। वे 16 महाजनपद अस्तित्व में आए, है ना। 16 महाजनपद अस्तित्व में आए, ठीक है। आज ये मक्खियाँ परेशान कैसे कर रही हैं भाई? आज आपकी मम्मी ने खाना नहीं दिया क्या आपको, जो मेरे पास आ गई यहाँ? ठीक है, इतनी रात गई, इनको नींद नहीं आ रही है क्या? अभी टाइम हो रहा है 10:18 हो गए हैं रात के, लेकिन अभी इनको नींद नहीं आ रही मेरे साथ में। इसके अलावा और क्या होगा, देखो दूसरी विशेषता मैं बताऊं यहाँ पे, तो राजा जो थे, राजा महाराजा बन गए, राजा महाराजा बन गए, है ना, सॉरी, राजा महाराजा बन गए। तीसरी बात मैं बताऊं यहाँ पे, तो सशक्त कर प्रणाली, कराधान प्रणाली लिख सकता हूँ, या कराधान प्रणाली विकसित हुई, है ना। सशक्त कराधान प्रणाली विकसित हुई, मतलब टैक्सेशन प्रारंभ हो गया, टैक्स लेना प्रारंभ कर दिया, कराधान है ये, रे है ना, कराधान प्रणाली विकसित हुई। इसके अलावा मैं बात करूं तो एक व्यवस्थित सेना रखी जाने लगी, और व्यवस्थित जो है प्रशासनिक तंत्र तैयार किया गया, है ना। सशक्त सेना, ये सशक्त हो सकता है गलत भी हो, मेरे को कुछ ऐसे ही लग रहा है ना। सशक्त सैन्य व्यवस्था, सशक्त सैन्य व्यवस्था व सुव्यवस्थित प्रशासनिक तंत्र स्थापित हुआ, प्रशासनिक तंत्र स्थापित हुआ, प्रशासनिक तंत्र स्थापित हुआ, ठीक है। इसके अलावा और मैं बताऊं तो यहाँ पे न्याय व्यवस्था भी स्थापित हुई, न्याय तंत्र भी सशक्त हुआ, न्याय तंत्र भी सशक्त हुआ। राजधानियां बनाई जाने लगी, है ना, राजधानियां बनाई जाने लगी, ठीक है। तो विद्यार्थियों, आप इतनी सारी विशेषताओं को देखकर और आपकी एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग जो है वो डेवलप हो ही गई होगी कि आखिर इस समय की शासन प्रणाली कैसी थी, है ना, इस समय की शासन प्रणाली कैसी थी, ठीक है। तो ये था प्यारे विद्यार्थियों राजनीतिक जीवन की प्रमुख विशेषताएं। इसके अलावा मैं बात करूँ कुछ धार्मिक विशेषताओं की भी बात कर लेते हैं, ठीक है। ये हमारी दूसरी विशेषता है, पहली हमने आर्थिक विशेषता पढ़ी, ये दूसरी राजनीतिक, और तीसरी जो विद्यार्थी हो जाएगी हमारी धार्मिक विशेषताएं, धार्मिक विशेषताएं, ठीक है। धार्मिक विशेषताओं में क्या क्या आएगा विद्यार्थियों? धार्मिक विशेषताओं में मैं देखूं कि इस समय जो था, आपको पता है ब्राह्मणवाद जो जोरों पे चल रहा था उत्तर वैदिक काल में, उस ब्राह्मणवादी विचारधारा के विरोध में और नवीन धर्मों का उदय इस काल में देखने को मिलता है। वो हम जैन धर्म और बौद्ध धर्म जब पढ़ेंगे उसमें डिटेल्स में बताऊंगा, लेकिन अभी एक छोटी सी बात लिख देता हूं यहाँ पे, ठीक है।
मैं यहाँ पे लिखना चाहूँगा वैदिक कालीन ब्राह्मणवादी विचारधारा के विरोध में नवीन धर्मों का उदय हुआ। ठीक है, नवीन धर्मों का उदय हुआ। ठीक है, और इस प्रकार से जो है जैन धर्म और बौद्ध धर्म जैसे धर्म अस्तित्व में आए, है ना। जैसे मैं लिखने की आवश्यकता है ही नहीं, आप सबको पता होगा। जैन धर्म, बौद्ध धर्म, वैसे इन दोनों धर्मों से पहले चारवाक आ गया था ना। चारवाक भारत का प्राचीन दर्शन माना जाता है, चारवाक दर्शन। ठीक है, चारवाक दर्शन जो है सबसे प्राचीन माना जाता है, सबसे प्राचीन दर्शन भारत में, ध्यान रखना, सबसे प्राचीन दर्शन भारत में, है ना, चारवाक दर्शन। चारवाक दर्शन का आपको पता ही होगा, ये लोग वही बात कहते हैं ना, वो आपने सुना होगा कि यावत जीवते सुखम जीवते ऋणम कृत्वा घृतम पीवते। जब तक जियो सुख से जियो, आपके पास पैसे नहीं है तो उधार ले लो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उधार लो पैसे, घी उधार लो और पियो और मर जाओ, क्योंकि मरने के बाद सब कुछ खत्म, कुछ नहीं बचता, जो बाकी रहेगा, है ना। इसलिए जब तक जीना है सुख से जीना है, दुखी नहीं रहना है। जितना कमाते हो उतना खर्च कर दो, नहीं कमाओगे चलेगा, क्या करोगे फिर? उधार ले लो, किसी से उधार लो, और उससे घी पीने का मतलब ये है कि जितनी भी सुख सुविधाएं है ना इस दुनिया की, वो सारी इस्तेमाल करो, भोगो। इस इंसान के लिए है वो सारी चीज़ें, इनका मानना ये था, है ना। ये ईश्वर कुछ नहीं मानते थे, आत्मा नहीं होती, ईश्वर नहीं होता, परमात्मा नहीं होती, आवागमन नहीं होती, मोक्ष नहीं होती, कुछ नहीं होता, पारलोक में विश्वास ही नहीं करते। एकमात्र ऐसा दर्शन है ये जो पूर्ण रूप से और मतलब भौतिकवादी है, इस संसार को सत्य मानते थे कि ये जो संसार है यही सत्य है, जब तक आप जिंदा हो तब तक ये सत्य है, उसके बाद आप मरे सब कुछ खत्म, कुछ नहीं है इस शरीर में से जाने वाला, जीव परमात्मा आत्मा वगैरह कुछ नहीं होता, सब कुछ है, ये इंसान है, और जो कुछ कर रहा है ये इंसान कर रहा है, इंसान के लिए कर रहा है, मरने के बाद कुछ नहीं। इसलिए बस ये यही कहते थे, यावत जीवते सुखम जीवते ऋणम कृत्वा घृतम पीवते। ठीक है, तो ये धार्मिक विशेषताएं थी। इसके अलावा कुछ जो है इस समय शिक्षा व साहित्य का भी विकास हुआ, सूत्र साहित्य रचा गया इस काल में, आपको पता है सूत्र साहित्य का काल यही है ना। तो शिक्षा व साहित्य की मैं बात करूं, शिक्षा व साहित्य, तो सूत्र साहित्य इसी काल में रचा गया, है ना। सूत्र, वैसे मैं लिखा चुका हूँ इसको, सूत्र साहित्य को पूरा पढ़ चुके हैं। सूत्र साहित्य इसी काल में रचा गया, है ना। और तक्षशिला जैसा जो शिक्षा संस्थान था वो अस्तित्व में आया, है ना। तक्षशिला जैसे शिक्षण संस्थान अस्तित्व में आए, ठीक है। तक्षशिला जैसे शिक्षण संस्थान अस्तित्व में आए, ठीक है। तो ये था प्यारे विद्यार्थियों, सेकेंड अर्बन रिवॉल्यूशन की जो प्रमुख विशेषताएं थी वो हमने यहाँ पे जानी। और अब जो है ये वाला टॉपिक, हमारा विशेषता वाला टॉपिक यहाँ पे पूरा होता है विद्यार्थियों। और अब हम ठीक है, अगली क्लास में देखते हैं। अब 16 महाजनपदों के बारे में हम अगली क्लास में जिक्र करेंगे। विशेषता हमारी पूरी हो गई है। अब 16 महाजनपद हम कल पढ़ेंगे और कहाँ कहाँ उनका जिक्र मिलता है और प्रमुख महाजनपद कौन से हैं उनको हम कल संक्षिप्त में देख के और हम आगे बढ़ जाएंगे। ठीक है, तो बहुत बहुत धन्यवाद विद्यार्थियों। अच्छे रहिए, मस्त रहिए और पढ़ते रहिए।